तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसमें हम करते क्या हैं? तो एनालिटिकल का मतलब होता है आपको एनालाइज करना है। किसको? किसी भी कंपाउंड्स को। तो एनालाइज करना किसी भी कंपाउंड को एनालिटिकल कहलाता है। अब बात आती है किस तरह से। अब ये जो एनालिसिस आप कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, वो दो तरीके से होता है। पहला क्वालिटेटिवली और दूसरा होता है क्वांटिटेटिवली। कहने का मतलब ये कि एक क्वालिटी के हिसाब से देखते हैं, दूसरा क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं। दोनों का मतलब समझिएगा। जब आप क्वांटिटी की बात करते हैं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जब आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप देखते हैं यार उसका वेट कितना है, किसके साथ कितना रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने बोला मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट आप क्वांटिटी की बात करते हैं। बट जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, यस क्वालिटी की बात करते हैं, नो डाउट क्वालिटी का मतलब क्या है, कितना है वो मैटर नहीं करेगा, है ना, उसकी क्वालिटी क्या है वो मैटर करेगा। और वो जो क्वालिटी है किसी भी कंपाउंड की क्या क्वालिटी है, तो क्वालिटी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एकदम बेस्ट वाला एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं क्वालिटी के बारे में, किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी के बारे में, वो इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर्स के बारे में। ठीक है, कलर्स के बारे में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी के रूप में आप कुछ किसी और भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि उसकी क्वालिटी के तौर पे आप बोल सकते हो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ठीक है ना, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे। तो ये सारी क्वालिटी की बातें करेंगे हम, ठीक है ना। बट फिलहाल जो आपके चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ कलर से रिलेटेड वाले क्वालिटी की बात करेंगे। तो चलिए क्वालिटी के बारे में बात करते जाते हैं, और वो भी कलर्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो ये है कि वाई डू कंपाउंड्स हैव कलर्स। समझ में आ रही है बात कि भैया कोई भी कंपाउंड है वो कलर क्यों दिखाता है। तो सबसे पहले इसको समझने से भी पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कैटाइन लिखा है, जो कि सच में कैटाइन लिखा है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, आपके पास कैटाइन है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये येलो कलर का है। बोलिए हाँ या नहीं। देखिए कोई भी चीज़ का कलर हमें कब दिखाई देता है, किस तरह से दिखाई देता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये जो कैटाइन लिखा है वो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको पता हो तो इसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रहा है वो है आपके पास व्हाइट लाइट। जो सनलाइट है वो फॉल कर रहा है, इसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल कर रहा है। अब चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। व्हाइट लाइट में होता है विबग्योर, विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, बिलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर के होते हैं। अब चीज़ों को समझना ये है कि मुझे ये येलो ही क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो विबग्योर होते हैं उसमें जितने भी आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं उनके सबके खुद की कुछ ना कुछ वेव लेंथ होती है, वेव की लेंथ, समझ में आ रही है ना, अलग अलग वेव लेंथ होती है। अब जब जितने भी ये सारे लाइट इसके ऊपर फॉल करा, ये जो कैटाइन लिखा है उसके ऊपर फॉल करा, तो ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ डिफरेंट कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ को ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं येलो वाले को छोड़कर बाकी ये वाले सारे और ये वाले सारे इसने एब्जॉर्ब कर लिए, यस एब्जॉर्ब कर लिए, जिसकी वजह से ये सारे कलर्स आपको नहीं दिखाई दिए। लेकिन ये जो येलो वाला था उसको इसने रिफ्लेक्ट किया, ट्रांसमिट किया, बाहर वापस फेंक दिया, जिसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है वो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। या फिर आप दुनिया में कहीं पे भी कोई सा भी अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट देखते हैं और अगर आपको उसका वो कलर दिखाई देता है, तो कलर कब दिखाई देगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये जो स्क्रीन है, बैकग्राउंड है मेरा, वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, तो ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है मालूम है, क्योंकि इसमें से सारे कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिए, किसी भी कलर को इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया। जब किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो डार्क दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। सिमिलरली अगर ये आपको व्हाइट जो लिखा हुआ है वो रेड कलर से लिखा है तो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसने रेड कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, ट्रांसमिट किया है। समझ में आ रही बात। बाकी सारे कलर्स को इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिए हैं। ठीक है, इतनी बात डन है, ओके ग्रेट। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है द आयंस ऑफ द एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब
लाइट एंड ऑफ ए पर्टिकुलर कलर इन द विजिबल रीजन, मतलब विबग्योर वाली, विजिबल रीजन मतलब विबग्योर वाली, एंड रिफ्लेक्ट द रेस्ट। यही चीज तो अभी हमने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके जो आयंस होते हैं उनके पास एक टेंडेंसी होती है, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड इज द कलर ऑफ द सब्सटेंस। तो जिस भी सब्सटेंस का आप कलर देखते हैं वो कुछ और नहीं है, उससे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वही उस सब्सटेंस का क्या है, आपके पास कलर है। समझ में आई बात? डन है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हमारे पास कॉमन कैटायंस होते हैं। कैटायंस क्या होते हैं, प्लस वाले, जैसे कि कॉपर +2, उसका कलर लगभग क्या होते हैं, ब्लू होते हैं। समटाइम्स आपको ग्रीन टाइप का भी समथिंग देखने को मिलेगा, ब्लू टू ग्रीन इस टाइप की समथिंग। और एक होता है Fe+2, एक होता है Fe+3, जो आपके पास क्या होता है, इसको हम फेरस के नाम से जानते हैं और इसको हम फेरिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आयरन वाली आयन। तो ये होता है आपके पास लाइट ग्रीन में, या फिर आप डर्टी ग्रीन कलर भी कह सकते हो थोड़ा सा। और दूसरी चीज आपके पास Fe+3 का शेड्स ऑफ थोड़ा सा येलो या फिर जनरली ब्राउन रेडिश कलर का देखने को मिलता है। टाइटेनियम+3 पर्पल कलर का, वेनेडियम+2 भी पर्पल कलर का, वेनेडियम+3 क्रोमियम+3 दोनों ग्रीन कलर के होते हैं, मैग्नीज+2 पिंक कलर के होते हैं, निकल+2 ग्रीन कलर के होते हैं, मैग्नीशियम व्हाइट कलर के। और इस तरह से जिंक वगैरह भी आपके पास कलरलेस होते हैं, बट जनरली वो आपके पास थोड़ा सा जेलेटिनियस कलर जो आपको पास देखने को मिलेंगे, मतलब थोड़ा सा व्हाइट कलर टाइप का समथिंग। ठीक है ना, जो कि कलरलेस के कैटेगरी में डाल देते हैं। अब वही कैटायन के हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए जिनके खुद के कुछ ना कुछ कलर्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उनके कलर होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कलरलेस कैटायन होते हैं, जिनकी कुछ भी कलर नहीं होते, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। ध्यान रहिए सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन में उनके कलर नहीं होते हैं। ठीक है, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया। जैसे आप कैल्शियम का हमने यहाँ पे बोल दिया कि भैया हमारे पास व्हाइट कलर है, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कलरलेस के बारे में बात करेगा। यहाँ पे कलरलेस में डाल दिया ना, इसीलिए। जिंक का भी ऐसे ही आपके पास देखने को मिलेगा। और बेरियम+2, एल्यूमिनियम+2, जिंक, लेड, मरकरी, एमोनियम और आपके पास कॉपर+1, ये आपके पास क्यूपरस है। और कॉपर+2 वाला जो था इधर, यहाँ पे पास कॉपर+2, दिस इज योर क्यूप्रिक। ठीक है ना, जैसे Fe+2 और Fe+3 थे ना, उसी टाइप का समथिंग है। ओके ग्रेट, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कुछ कैटायंस है जिनके कलर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी कैटायंस है जिनके कलर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब ये कुछ एग्जांपल्स है, इनके बेसिस पे हम आगे चीज़ें बहुत सारी देखने वाले हैं, तो आपको और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। अब हम कुछ एनायंस की बात करेंगे। जनरली जो माइनस वाले होते हैं, एनायंस होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, जनरली की बात कर रहा हूँ। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 एनायन लिखे हुए हैं, और ये तीनों एनायन के खुद के कुछ ना कुछ कलर है। जैसे परमैंगनेट की बात करते हो MnO4-, ठीक है ना, ये पिंक कलर का होता है। डाइक्रोमेट की बात कर रहा हूँ मैं, वो ऑरेंज कलर का होता है, Cr2O7 2-। सिमिलरली क्रोमेट की बात करता हूँ मैं, तो Cr2O4 2-, ये आपके पास येलो कलर का देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी एनाइंस होते हैं, मैक्सिमम एनाइंस क्या होते हैं, कलरलेस ही होते हैं। तो वो एग्जांपल है क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, ब्रोमाइड, सल्फ, इस टाइप से आपके पास कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है ना, सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट, फिर आपके पास फॉस्फेट, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलता है, फॉस्फाइड। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? डन है, PO4 2-। ओके ग्रेट, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके पास नेगेटिव वाले हैं, बोले तो एनायंस वाले हैं और जिनकी कलर नहीं होती है, और ये एनायन वाले जिनके कलर होते हैं। ठीक है ना, ओके ग्रेट, चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, बात आती है क्या सर हमें याद रखने पड़ेंगे। सही बात है भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको इसमें याद जरूर रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे। कुछ फेमस वाले याद रखिएगा, जैसे कॉपर हो गया, आयरन का हो गया, है ना, मैग्नीज का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। ये कुछ जाने पहचाने वाले कैटायन है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी ये आपके पास ध्यान रखना, ये हो गया, ये हो गया, बड़े फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले कंपाउंड हैं ये। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे की बात करते हैं। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे एक बड़ा ही मस्त सा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर मैं अल्कली डाल देता हूँ, किस में, मेटेलिक सॉल्ट्स में। देखिए आपके पास सॉल्ट्स किस चीज़ से बना होता है, एक मेटल का कैटायन होता है और एक नॉन मेटल का एनायन होता है। मालूम है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिया NaCl का एग्जाम्पल, तो NaCl में Na+ क्या है आपके पास, मेटल कैटायन है, और Cl- क्या है, नॉन मेटल एनायन है। ठीक है, ओके। अब हम इसी में देखेंगे, सॉल्ट्स में डालेंगे, क्या क्या डालेंगे आपके पास, अल्कलीज डालेंगे। तो अल्कलीज के नाम पे हम यहाँ पे 2 तरह के अल्कली को यूज करेंगे। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, और एक होता है आपके पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग वाले में, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास वीक बेस के फॉर्म में करता है, या फिर अल्कली के फॉर्म में बोल लीजिए। ठीक है ना,
जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम जनरली एक्वस की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन ऑफ अल्कली ऑन मेटल कैटाइन की जब हम बात करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं और वो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिसिपिटेट बनाते हैं और उसी की वजह से आपके पास कलर देखने को मिलता है। अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रिसिपिटेट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटल कैटाइन दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने डाल दिया एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें मेटेलिक सॉल्ट्स हों, जैसे NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना, आयरन सल्फेट हो गया, आयरन क्लोराइड हो गया। इस टाइप की चीज़ें जितने भी सल्फेट्स के सॉरी मेटेलिक सॉल्ट्स हैं उनमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, ठीक है। अभी देखिए फॉर कैल्शियम सॉल्ट, अगर मैं कैल्शियम सॉल्ट की बात करता हूँ तो कैल्शियम +2 आयंस होंगे, नो डाउट, ठीक है। कैल्शियम +2 आपको यहाँ पे देखा जनरली आपके पास क्या होते हैं, कलरलेस के कैटेगरी में फॉल करता है। ये देखिए कैल्शियम +2 कलरलेस कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब जनरली वो वाइट से रिलेट करता है ना। कलरलेस वाले को जनरली आप वाइट की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे, है ना, इनसॉल्युबल सोडियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना लेता है एक्सेस हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो मेटल कैटाइन जो होता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम आयन है, मतलब Ca+2 उसमें प्रेजेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कौन से सॉल्ट में कौन सा मेटल कैटाइन है, इस चीज को पता करने के लिए हम कलर चेकआउट करते हैं कि कौन सा कलर मिला है उसके प्रिसिपिटेट का, जब हम हाइड्रोक्साइड उसमें डाल देते हैं, एक्सेस हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं। दोनों चीजें भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आप एक सॉल्ट लीजिए जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये वाला सॉल्ट है ना, आपके सामने दिख रहा है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड लिया मैंने, तो इसमें 100% कैल्शियम के आयंस होंगे। ये देखिए कैल्शियम के आयंस होंगे। अब ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में आपके पास 2 ऑफ Na पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। और पूरे सॉल्यूशन में ध्यान से समझिएगा, पूरे सॉल्यूशन में होता क्या है, पूरे सॉल्यूशन में Na+ जो कि आपके पास सॉल्यूशन के फॉर्म में जब रहता है तो वो कलरलेस रहता है। क्या रहता है, कलरलेस। तो इसका किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं है। बट ये जो प्रिसिपिटेट बना है, ऐसे डाउन साइड एरो से आप दिखाएंगे प्रिसिपिटेट को हमेशा, ये जो प्रिसिपिटेट होता है ये आपके पास व्हाइट कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर का। अब ये जो व्हाइट कलर है वो किसकी वजह से है, मेटल आयन की वजह से है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम +2 क्या होता है आपके पास, जनरली कलरलेस होता है, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा व्हाइट टाइप का समथिंग आपको निकाल कर देने वाला है। तो यहां से हमने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई हमारे पास जो सॉल्ट था उसमें कैटायन मेटल आयन है। समझ में आ रही बात, जो कैटायन है वो क्या है, मेटल है, और कौन सा है वो, कैल्शियम है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस हमने यहाँ पे पता कर ली। समझ में आ गई बात, इतनी डन है, ओके ग्रेट। आगे की बात करेंगे, जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई फेरस सल्फेट है, फेरस का सॉल्ट है बेसिकली, ठीक है, फेरस सल्फेट हो सकता है, फेरस क्लोराइड हो सकता है, ठीक है ना, कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है। अब हमें पता है कि फेरस सॉल्ट होता है, फेरस के केस में क्या होता है, थोड़ा सा ग्रीन कलर का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो ग्रीन कलर का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके लिए, इफ ए डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट, मतलब गंदा सा ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है, इनसॉल्युबल होगा, जब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल देंगे तो वहां से कंफर्मेशन होगा कि जो मेटल होगा, सॉरी जो मेटल सॉल्ट होगा उसमें कौन सा मेटल होगा, वो आयरन होगा। फेरस है ना, तो आयरन होगा। तो वही करा है यहाँ पे। देखिए हमने लिया फेरस सल्फेट जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में, और ये Fe+2 एक्सेस है ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये डाउन साइड सेटल डाउन हो जाएगा, और ये रहेगा आपके पास डर्टी ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट जो सेटल हो जाएगा। और 2Na+ क्या आपके पास कलरलेस है, तो इसकी वजह से कलर नहीं है, कलर है इसके आयन की वजह से। तो यहां से हमने कंफर्म कर दिया कि डर्टी ग्रीन है तो उसमें फेरस सॉल्ट है, फेरस कैटायन है। समझ में आ रही होगी बात, डन है। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दे ही दिया है, तो इनमें से आप किसी का भी सॉल्ट ले सकते हो ना भाई, क्या टेंशन आ रही है हमारे पास, कोई सा भी सॉल्ट लीजिए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए और इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपको कलर मिलता है तो उसकी प्रेजेंस आप तुरंत बता देंगे सॉल्ट में। समझ में आ रही होगी बात, डन है।
ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकल वाली बातें आ जाती है। तो अगर आपके स्कूल में लैब है, नो डाउट होंगे ही, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए, सर इस टाइप के हमें रिएक्शन एक बार करके दिखाइए, तो थोड़ा मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मुझे मंगवा कर करवाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना? ओके ग्रेट। अब इसी तरह से हमने आपके लिए लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अदर मेटल सॉल्ट के बारे में कि उसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, क्या यूज करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करके। अच्छा ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रांग था, ये हम वीक हम डाल देंगे, सेम ही काम होगा, कुछ नहीं। जैसे कि फिर से हमने फेरस लिया, अभी देखा आपने यहाँ पे फेरस में क्या हुआ, डर्टी ग्रीन कलर, यहाँ पे भी वही रहेगा। इफ अ डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी अलग नहीं है। तो मेटल कैटायन जो होगा इन द सॉल्ट सोल्यूशन वो Fe+2 होगा, फेरस कैटायन होगा। ठीक है ना? जैसे फिर से वही लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कौन सा होगा, Fe+2, डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट करा, आपके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, तो नो डाउट फेरस हाइड्रोक्साइड बना लिया और ये डर्टी ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट आपको देखने को मिला। और 2NH4+ जो कि कलरलेस होता है, कलर इसकी वजह से नहीं, इसके आयन की वजह से देखने को मिलेगा। यार ऊपर वाली और ये वाली बिल्कुल सेम ही तो है, चेंज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो उसको डालते जाइए और टेस्ट करते जाइए। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अल्कलीज का एक्शन 3 में, ध्यान से समझिएगा, अल्कली का एक्शन देखेंगे 3 में। पहला एम्फोटेरिक मेटल में, दूसरा एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड में, और तीसरा एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड में। तो 3 तरह के, मतलब तीनों ही बेस होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेटल, मेटल ऑक्साइड और एक आपके पास आ जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। इन तीनों में अगर हमने अल्कलीज को डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो क्या रिएक्शन होंगे वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एल्युमिनियम। देखिए सबसे पहले ये बता दूं, एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये आपके पास 3 मेन एग्जाम्पल हैं इनके, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड, जो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। तो हम इतना देखने वाले हैं कि इनमें अगर मैं एल्युमिनियम में, जिंक में, लेड में, या फिर आप कह सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड में, है ना, जिंक ऑक्साइड में, या फिर लेड ऑक्साइड में हम अल्कली को डालेंगे। देखिए या तो आप इसमें डाल सकते हैं मेटल में, या तो इसके मेटल ऑक्साइड्स में डाल सकते हैं, या फिर इन्हीं के हाइड्रोक्साइड्स में भी डाल सकते हैं आप, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 9 हो गए। देखिए एल्युमिनियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ऐसे कंपाउंड है जिनमें आप क्या करेंगे, अल्कली को डालेंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दीजिए। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद क्या इफेक्ट होगा वो आपको देखना है, और हर केस में सेम इफेक्ट होगा, हर केस में सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखेगा। जैसे एल्युमिनियम लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, एक्वस के फॉर्म के लिए आप एक्स्ट्रा वाटर डाल दिए, इसमें नीड पड़ेगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके पास सोडियम मेटाइल्यूमिनेट देखने को मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। अब जिंक में अगर डाला, सेम वही सोडियम जिंकेट देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। लेड में डाला तो लेड आपके पास जिंकेट, सॉरी सोडियम, और ये लेड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्लम्बाइट, तो प्लम्बाइट हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे मेटल थे जो कि क्या थे, एम्फोटेरिक नेचर वाले। अब मेटल के जगह क्या कर दूंगा मैं, यस मेटल के जगह मेटल ऑक्साइड ले लूंगा मैं। ये देखिए मेटल ऑक्साइड, मैंने यहाँ लेड का एग्जांपल नहीं दिया, आप खुद ही लिख सकते हैं, घर की बात है वो तो। बिल्कुल सेम ये वाला कंपाउंड बनेगा, Na कह रहा हूँ, हाँ मतलब Na2Pb और O2, मतलब सोडियम प्लम्बाइड बनेगा, है ना। जब आप यहाँ पे लेंगे लेड ऑक्साइड, और इसके साथ क्या डाल देंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए मान लीजिए, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, बिल्कुल सेम ये वाला कंपाउंड बनेगा, Na2PbO2, Na2PbO2, और साथ में आपके पास यहाँ पे वाटर देखने को मिलेगा। बस साइड प्रोडक्ट चेंज हुआ, देखिए इसमें हाइड्रोजन में निकलता था और इसमें वाटर निकल रहा है। समझ में आई ना बात? डन है। चेंजेस देखिएगा क्या हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम, बाकी में कोई टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। ओके ग्रेट। उसी तरह से जिस तरह से आपने एम्फोटेरिक मेटल लिया, फिर एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड लिया, और उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालकर देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट मिल रहा है, उसी तरह से आप हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं।
मेटल ऑक्साइड देखिए, पहले लिया मेटल, फिर मेटल ऑक्साइड लिया, अब हम मेटल हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालकर देखेंगे, बिल्कुल सेम सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके पास। यहाँ मैंने एल्यूमिनियम का नहीं लिखा था, आप एल्यूमिनियम के लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराएंगे तो सेम यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटा कहाँ गया, ये वाला सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो आपके पास देखने को मिलेगा, या फिर पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट देखने को मिलेगा, जिस केस में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। बात तो एक ही है, मेन चीज़ हमें अल्कली का इफेक्ट दिखाना है, तो अल्कली का इफेक्ट दिख जाएगा भाई, हमें क्या टेंशन आ रही है। समझ में आ रही होगी बात, डन है, ओके ग्रेट। एक छोटी सी चीज़ बतानी थी, अगर आपको ऐसा लगता हो कि किसी भी पीसीएम के सिलेबस में किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री था, तो अभी तो ये तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया नो डाउट, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है डाउट है, मैं समझ में नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं 7428525669 पे अपना डाउट को सेंड कर सकते हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता और आपको लगता है कि आपके साथ में लाइव रहकर आपको समझाऊं, तो ऑनलाइन पर्सनल क्लास की भी आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन है, जहाँ से आपके साथ में 1 घंटे रहूँगा। और ध्यान रहे, ये जो चीज़ें होंगी वो थोड़े पेड होने वाले हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली आपको मैं 1 घंटे का टाइम देने वाला हूँ, तो वन ऑन वन क्लास आप मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैसेज करना है, आपको सारी डिटेल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात, इतनी डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। और आगे की बात यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो सिंपल और सिंपल एक ही वीडियो में, यस इन वन वीडियो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। एक बेसिक जो आइडिया होता है वो आपको बता दिया है, और कहीं ना कहीं से ज़्यादा आपको यहाँ पे इस चैप्टर से कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए 20 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।